एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस क्लास 11 चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू लाए हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में 55 एमसीक्यू किए थे और इस वीडियो में 100 एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाईलाइट पेन ले लेते हैं क्लिक करने के लिए। सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफ़र के लिए किसका उपयोग होता है? व्हाट इज यूज फॉर डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी? तो यहाँ बस हो जाएगा इसका आंसर। आगे कहते हैं कि बस के प्रकारों में शामिल है। टाइप ऑफ बस इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड है? डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, ये तीनों के तीनों इसके टाइप हैं। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, मोर ऑफ द एबव। आगे कहता है कि डेटा बस का कार्य क्या है? व्हाट इज फंक्शन ऑफ डेटा बस? तो डेटा का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, ये भी काम करता है। आगे एड्रेस का स्थानांतरण, एड्रेस नहीं करता है। डेटा बस है तो ये डेटा का ट्रांसफ़र करता है केवल, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे है एड्रेस बस का मुख्य कार्य क्या है? तो डेटा संग्रहण या एड्रेस का स्थानांतरण, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। करेक्ट आंसर बी दिया हुआ है, इसका बी होगा आंसर, एड्रेस बस। कैच मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कैच मेमोरी? सीपीयू की गति बढ़ाना। कैच मेमोरी का ये कार्य है कि सीपीयू का गति बढ़ाता है और औसत एक्सेस समय कम करना। टू रिड्यूस एवरेज एक्सेस टाइम, बिल्कुल। बार बार उपयोग होने वाले डेटा को संग्रहित करना। टू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, इसका ये भी आंसर हो जाएगा। इस सारे उद्देश्य हैं इनके, मेन पर्पस में आते हैं ये सारे। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा इसका। कंट्रोल बस के संबंध में सही कथन चुनिए। कंट्रोल बस के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। यह नियंत्रण संकेतों का संचार करती है। कंट्रोल बस नियंत्रण संकेतों का संचार करती है? नहीं, यह विभिन्न कंपोनेंट्स के बीच कार्य करती है। इट वर्क बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट। कंट्रोल बस नियंत्रण संकेतों का संचार करती है, बिल्कुल। यह विभिन्न कंपोनेंट के बीच कार्य करती है और यह सिस्टम बस का भाग होता है। कंट्रोल बस बिल्कुल सिस्टम बस का भाग है, तो ये आंसर इसका डी हो जाएगा। सिस्टम बस किन किन बसों से मिलकर बनती है? डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, ये सारे इसके टाइप हैं। तो ये सारे के सारे आंसर हो जाएंगे, तो ये डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे कहते हैं कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच डेटा स्थानांतरण के संबंध में सही कथन चुनिए। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच डेटा स्थानांतरण के लिए इसमें से पूछ रहा है, तो इसका ए है। सीपीयू सीधे मेन मेमोरी में संपर्क करता है। इनपुट डिवाइस का डेटा पहले मेन मेमोरी में रखा जाता है, बिल्कुल रखा जाता है ट्रांसफ़र करते समय। बस के माध्यम से डेटा ट्रांसफ़र होता है। हाँ, बस के माध्यम से ही डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, और डेटा हो या एड्रेस हो या जो भी हो, उपयुक्त में से सभी। ये तीनों के तीनों आंसर इसके सही हो गए हैं, इसलिए डी इसका आंसर हो जाएगा। सीपीयू जब किसी मेमोरी लोकेशन से डेटा पढ़ना या लिखना चाहता है तो वह किस बस पर एड्रेस रखता है? When CPU wants to
रीड और राइट डेटा ऑन विच बस डज इट प्लेस द एड्रेस। मतलब ये कह रहा है कि डाटा बस या एड्रेस बस या कंट्रोल बस, जब सीपीयू किसी मेमोरी लोकेशन से डेटा पढ़ना या लिखना चाहता है तो वह किस बस पर एड्रेस रखता है। तो एड्रेस रखता है बोल रहा है यहाँ पे, तो ये एड्रेस बस ही होना चाहिए। इसका आंसर बी होगा। रीड या राइट संकेत किस बस के माध्यम से भेजे जाते हैं। तो ये जब संकेत की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये इसका कंट्रोल बस का हो जाएगा आंसर। डेटा बस की विशेषता क्या है। इसका आंसर यह बाई डायरेक्शनल होता है। डेटा बस होता है बाई डायरेक्शनल, डेटा पढ़ने और लिखने दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। हाँ, ये दोनों में यूज होता है, रीड और राइट में। सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा स्थानांतरण करता है। तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। एड्रेस बस और कंट्रोल बस की दिशा कैसी होती है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। बाई डायरेक्शनल नहीं, एड्रेस बस और कंट्रोल बस जो है ये बाई डायरेक्शनल नहीं होती है। डेटा बस केवल बाई डायरेक्शनल होती है। ये आपको एक का दिशा यानी यूनि डायरेक्शनल होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। हम लोग फिगर के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर पढ़ते समय ने इसे देखा था। मेमोरी कंट्रोलर का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मेमोरी कंट्रोलर। डेटा प्रवाह को नियंत्रित करना, मैनेज फ्लो ऑफ डाटा। मेमोरी कंट्रोलर का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मेमोरी कंट्रोलर। मेमोरी कंट्रोलर का मुख्य काम क्या है। डेटा प्रवाह को नियंत्रण करना या मेन मेमोरी में डेटा के आने जाने को नियंत्रित करना या रीड ऑपरेशन में डेटा उपलब्ध कराना। मेन मेमोरी में डेटा को आने जाने का नियंत्रण करना और डेटा प्रवाह को भी नियंत्रित करता है ये। और सी भी इसका आंसर होगा, उपयुक्त सभी दिया हुआ है। तो रीड ऑपरेशन में डेटा का उपलब्ध कराता है। मेमोरी कंट्रोलर का मुख्य काम डेटा प्रवाह को नियंत्रित करना है, मेन मेमोरी में डेटा के आने जाने को नियंत्रित करना है और रीड ऑपरेशन में डेटा उपलब्ध कराना है। मेमोरी कंट्रोलर का काम। माइक्रो प्रोसेसर के संबंध में सही कथन चुनिए। यह एक सीपीयू है जो एकल माइक्रो हाँ, इसका नाम सीपीयू कह सकते हैं क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग सीपीयू कहते हैं, जो एकल माइक्रो चिप पर निर्मित होता है। तो ये इसका आंसर होगा। एक डेटा प्रोसेसिंग करता है, ये डेटा प्रोसेसिंग करता है और यह अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं भी करता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर के विकास के संबंध में सही कथन चुनिए। भौतिक आकार में कमी आई है, ये तो गलत है। भौतिक आकार में कमी आई है। फिजिकल साइज है डिक्रीज, हाँ तो डिक्रीज हुआ है, आकार छोटा हुआ है। प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि हुई है, प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि हुई है। और लागत में कमी आई है, बिल्कुल लागत में कमी हुई है। कॉस्ट रिड्यूज हुआ है, उपयुक्त। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। आधुनिक माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता के संबंध में सही कथन चुनिए। यह प्रति मिलीसेकंड लाखों निर्देश संसाधित करता है, ये भी सही है। यह इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित है, ये सही है। इनमें लाखों ट्रांजिस्टर शामिल होते हैं, ये भी सही है, यानी ये डी हो जाएगा इसका आंसर।
A processor implemented on a single microchip is called microप्रोसेसर। इसका आंसर हो जाएगा। एक ही माइक्रोचिप पर लागू किया गया प्रोसेसर क्या कहलाता है? माइक्रोप्रोसेसर। आगे कहता है कि द वर्ड साइज ऑफ अ माइक्रोप्रोसेसर रेफर टू। माइक्रोप्रोसेसर की वर्ड साइज से क्या तात्पर्य है? मैक्सिमम बीट प्रोसेस एट अ टाइम, एक समय में प्रोसेस किए जाने वाले अधिकतम बिट्स। इसका आंसर ये हो जाएगा। साइज ऑफ रैम नहीं, रैम का साइज नहीं। माइक्रो प्रोसेसर की वर्ड साइज का मतलब यही है कि मैक्सिमम बीट प्रोसेस एट अ टाइम, कि एक ही समय में प्रोसेस किए जाने वाले अधिकतम बिट्स की संख्या को बताता है ये। क्लॉक स्पीड डिटरमाइन। क्लॉक स्पीड निर्धारित करता है, क्या करता है? प्रति सेकंड उत्पन्न पल्स की संख्या नहीं। स्पीड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। क्लॉक स्पीड तो पल्स की संख्या को एक सेकंड में कितने, हाँ ये क्लॉक ही बताता है, क्लॉक स्पीड ही। इसका आंसर ये भी हो जाएगा। स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, ये भी सही है इसका आंसर। और प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस भी बताता है क्लॉक स्पीड, तो ये इसका भी डी हो जाएगा आंसर। आगे है फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वेयर जनरली बेस्ड ऑन। चतुर्थ पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर आधारित है। चौथा में हुआ था VLSI तकनीक, हाँ ये सही है। फिफ्थ जनरेशन में हुआ था SLSI, ये फिफ्थ जनरेशन का है, फिफ्थ का है। और ये फर्स्ट जनरेशन का है, नहीं सेकेंड जनरेशन का, सेकेंड जनरेशन से स्टार्ट हो गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। मल्टी कोर प्रोसेसर प्रदर्शन बेहतर बनाने हैं क्योंकि वे एक साथ कई कार्य निष्पादित करते हैं। मल्टी कोर जब आया तो ये एक साथ बहुत सारे काम करते थे, तो ये भी आंसर हो जाएगा। इंक्रीजिंग पैरेलल प्रोसेसिंग, समानांतर प्रोसेसिंग बढ़ाते हैं, ये भी सही है। रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम, ये भी सही है। जिसमें मल्टी कोर होता है प्रोसेसर और ये सारे काम करते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और डुअल कोर प्रोसेसर कंटेंट, डुअल कोर प्रोसेसर में क्या होते हैं? वन प्रोसेसिंग यूनिट। डुअल कोर है तो यहाँ पे दो प्रोसेसिंग यूनिट होगा। और डुअल कोर होते हैं, एकटा को होते हैं। आगे देखेंगे। द प्रेजेंट डे क्लॉक स्पीड इज जनरली मेजर्ड इन। वर्तमान में क्लॉक स्पीड मापी जाती है। वर्तमान में क्लॉक स्पीड किससे मापी जाती है? किलो हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज? वर्तमान यानी आधुनिक डे के बात कर रहे हैं, तो ये किलो मेगा गीगा, तो सबसे अंत में गीगा है, तो ये फिफ्थ जनरेशन की बात कर रहा है, तो यानी गीगा ही होगा। एक माइक्रो कंट्रोलर डिफर फ्रॉम अ माइक्रो प्रोसेसर बिकॉज माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर से भिन्न होता है क्योंकि इसमें CPU एम्बेडेड ऑन चिप, CPU होता है। रैम एंड रोम ऑन चिप, ये भी चिप पे ही होता है। इनपुट आउटपुट पोर्ट इंटीग्रेटेड, ये सारे जो हैं माइक्रोचिप आने के बाद माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर से भिन्न होता है इसी के कारण से। इसीलिए माइक्रो कंट्रोलर आने के बाद
कार्य अधिक हुई है, तो मोर ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। इंक्रीजिंग वर्ड साइज अलाउ द प्रोसेसर टू, वर्ड साइज बढ़ने से प्रोसेसर, वर्ड साइज बढ़ने से प्रोसेसर क्या होता है? एक बार से अधिक डेटा प्रोसेस करता है। जब वर्ड साइज बढ़ जाएगा तो ये डेटा को सबसे ज़्यादा प्रोसेस करेगा ही। और एक्सेस लार्ज मेमोरी स्पेस, अधिक मेमोरी एक्सेस करता है, बिल्कुल करता है। इम्प्रूव कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी, यानी गणनात्मक दक्षता को बढ़ाता है, ये भी बढ़ाता है, यानी इसका मोर ऑफ द एबव हो जाएगा आंसर। Which of the following device most likely use a microcontroller? निम्न में से किस उपकरण में माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग होता है? जब माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग होता है तब ये सारे एग्जाम्पल हैं: वॉशिंग मशीन, रिमोट कंट्रोल और डिजिटल कैमरा। ये सारे माइक्रोकंट्रोलर के ही एग्जाम्पल हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कंप्यूटर मुख्यतः कार्य करता है, कंप्यूटर मुख्यतः कार्य करता है, क्या करता है? प्रोसेसिंग डाटा करता है, प्रोसेस डाटा को। प्लेइंग गेम्स नहीं। प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट ओनली नहीं। मोर ऑफ द एबव ये सारे नहीं होगा, इसका आंसर होगा प्रोसेसिंग डेटा। रा एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट आर नोन एज, कच्चे और अव्यवस्थित तथ्यों को कहा जाता है सूचना या ज्ञान या डेटा। कच्चे और अव्यवस्थित तथ्यों को हम लोग डेटा कह सकते हैं। डेटा, सूचना और ज्ञान क्या किसे कहते हैं? समान शब्द हैं या एक दूसरे से स्थान पर प्रयुक्त होते हैं? ये जो शब्द हैं ये अपने आप में अलग हैं। एनसीईआरटी का बुक जब पढ़ रहे थे कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर, तो उसमें लास्ट लाइन में ये बताया गया था कि अलग अलग अवधारणाएं हैं इसके, तो इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंस कॉन्सेप्ट। आंतरिक रूप से कंप्यूटर डेटा को संग्रहित करता है, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। आंतरिक रूप से कंप्यूटर डेटा को संग्रहित करता है, आंतरिक रूप से डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या या बाइनरी डिजिटल, यही होगा 0 और 1 के आंतरिक रूप से यही समझता है वो। निम्न में से किसे डेटा इनपुट माना जा सकता है? टेक्स्ट को, इमेज को या वीडियो को? ये तीनों होगा, ये तीनों के तीनों इनपुट इस सब को मान सकते हैं हम लोग। आगे है संरचित डेटा को विशेषता है, यानी स्ट्रक्चर डेटा का पूछ रहे हैं विशेषता, तो यहाँ प्री डिफाइंड रिकॉर्ड फॉर्मेट ये भी होगा संरचित स्ट्रक्चर डेटा में। पहले से हम लोग को पता रहेगा क्या क्या है, पूर्व निर्धारित रिकॉर्ड होगा, और यहाँ पे सारणीबद्ध व्यवस्था होगा, बिल्कुल इजी सॉर्टिंग होगा, आसानी से समझ सकें क्रमबद्ध तरीके से, तो ये भी होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, मोर ऑफ द एबव। निम्न में से कौन सा संरचित डेटा का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर डेटा? सेल्स ट्रांजैक्शन, बिक्री का लेन देन, एटीएम ट्रांजैक्शन, ये भी होगा, ये सारे स्ट्रक्चर रूप में होते हैं, तो ये सारे आंसर होगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर ऑफ द एबव। असंरचित डेटा यानी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जनरली इंक्लूड ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल और सोशल मीडिया पोस्ट। ये सारे के सारे डेटा को अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। डेटा दैट डज नॉट फॉलो प्री डिफाइंड फॉर्मेट इज कॉल्ड। जो डेटा पूर्व निर्धारित प्रारूप का पालन नहीं करता है तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है।
सेमी स्ट्रक्चर डेटा का विशेषता पूछ रहा है। नो फिक्स स्ट्रक्चर या आंतरिक टैग का होना या डेटा तत्वों का विभाजन, ये सारे सेमी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं। कुछ डेटा स्ट्रक्चर के भी इसमें होते हैं और अनस्ट्रक्चर रूप से भी होते हैं, इसीलिए इसे सेमी स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मोर ऑफ द अबव। Which of the following is an example of semi-structured data? निम्न में से कौन सा अर्ध संरचित डेटा का उदाहरण है? ईमेल डॉक्यूमेंट, HTML पेज और CSV फाइल, ये सारे सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के उदाहरण हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। An image in a computer is composed of, कंप्यूटर में एक चित्र बना होता है तो RGB पिक्सल से बना होता है या बाइनरी टेक्स्ट ओनली या ऑडियो सिग्नल। यहाँ RGB पिक्सल इसका आंसर हो जाएगा, पिक्सल से ही चित्र बनता है। वीडियो बना होता है फ्रेम से या पिक्सल ओनली या कैरेक्टर। इसमें वीडियो का जब भी बात आएगा तो इसमें फ्रेम आ जाएगा। संरचित डेटा को व्यवस्थित किया जा सकता है। किस तरह से संरचित डेटा है तो इसको हम लोग आरोही क्रम में भी स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं और अवरोही क्रम में भी इसको स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं और रो या कॉलम फॉर्मेट में भी इसको हम लोग स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं। तो इसका आंसर मोर ऑफ द एबव हो जाएगा। बाहरी रूप से डेटा को प्रविष्ट किया जा सकता है। बाहरी रूप से डेटा को प्रविष्ट किया जा सकता है वर्णमाला के रूप में, बिल्कुल, अंक के रूप में, हाँ सही है, विशेष चिन्ह के रूप में, हम लोग किसी भी तरह से डेटा को इंटर कर सकते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डेटा कैप्चरिंग बिकम कॉम्प्लेक्स मेनली, ये पिछले वीडियो में यहाँ पे इनपुट करने के लिए बोल रहा है। डेटा को हम लोग किस प्रकार से इनपुट दे सकते हैं तो ये सारे रूप में हम लोग दे सकते हैं। डेटा कैप्चरिंग बिकम कॉम्प्लेक्स मेनली ड्यू टू, डेटा कैप्चरिंग मुख्यतः जटिल होती है डेटा स्रोत की विविधता के कारण या विभिन्न डेटा प्रारूप के कारण, डिफरेंट डेटा फॉर्मेट या लार्ज वॉल्यूम ऑफ इनकमिंग डेटा, आने वाले डेटा की अधिक मात्रा, ये सारे इसके करेक्ट आंसर हैं। तो यहाँ पे डी इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following statement is correct regarding data storage? यहाँ पे कह रहा है कि यह भविष्य में प्रोसेसिंग की अनुमति देता है। तो जब भी हम लोग रिगार्डिंग डेटा स्टोरेज की बात करते हैं तो ये भविष्य में हम लोग का काम आता है। स्टोरेज डिवाइस की लागत समय के साथ घटी है, ये भी सही है। बड़ी संस्थाओं में डेटा सर्वर उपयोग होते हैं, उपयोग, तो ये सारे के सारे इसका करेक्ट आंसर है। डाटा रिट्रीवल की दक्षता मुख्यतः निर्भर करती है किस पे, मतलब डाटा रिट्रीवल एफिशिएंसी मेनली डिपेंड ऑन डेटाबेस साइज पे या एक्सेस टाइम पे या सर्च मैकेनिज्म पे। तो इसका ये तीनों आंसर करेक्ट हैं, तो ये डी आंसर हो जाएगा इसका। Which of the following best describe डिजिटल डिलीशन, डिजिटल डिलीशन का सर्वोत्तम वर्णन है? बिट्स का तुरंत अस्थायी हटना या मेमोरी स्थान का मुक्त चिन्हित करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। मेकिंग मेमोरी स्पेस एज फ्री, तभी जाके ये बेस्ट डिस्क्रिप्शन डिजिटल डिलीशन
का सर्वोत्तम वर्णन करेगा। डेटा रिकवरी संभव नहीं होती है। डेटा रिकवरी संभव कब नहीं होती है? मेमोरी स्थान ओवरराइट हो चुका होता है तब, या फाइल छिपी हो तब, या पासवर्ड बदला गया हो तब। यहाँ पे बोल रहा है डेटा रिकवरी संभव नहीं होती है जब मेमोरी स्थान ओवरराइट हो चुका हो। जहाँ पे जिस मेमोरी पे रखा हुआ था वो ओवरराइट रिटर्न हो गया हो, या किसी प्रकार से ओवर रिटर्न हो जाने पे मेमोरी स्पेस, डेटा रिकवरी संभव नहीं होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। Which of the following poses a threat to data confidentiality? निम्न में से कौन सा डेटा गोपनीयता के लिए खतरा है? स्टोरेज डिवाइस का गलत निपटान यानी इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्टोरेज डिवाइस, ये भी सही है इसका आंसर, ये भी खतरा है। आगे अनधिकृत डेटा रिकवरी, अनऑथराइज्ड रिकवरी ऑफ डिलीटेड डेटा, या मालवेयर अटैक, ये सारे के सारे ये गोपनीयता के मतलब जो भी हम लोग डेटा छिपा के रखते हैं ये सारे खतरे हैं, जिसके कारण से हम लोग का खतरा बना हुआ है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इसका। कंप्यूटर सिस्टम की पहुंच सीमित करना रोकता है, यानी लिमिटिंग एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग, यानी कंप्यूटर सिस्टम की पहुंच सीमित करना रोकता है। अनधिकृत डिलीशन, ये भी हो जाएगा, या डेटा चोरी, ये सारे के सारे कार्य करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के पहुंच सीमित करना रोकता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका मोर ऑफ द एबव। फाइल इंक्रिप्शन मुख्यतः सुनिश्चित करता है। इंक्रिप्शन फाइल प्राइमरी इंश्योर डाटा कॉन्फिडेंटली, डेटा गोपनीयता को, या डेटा इंटीग्रिटी, डेटा अखंडता को, या प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन। ये सारे इंक्रिप्शन के फाइल इंक्रिप्शन के मुख्य सुनिश्चित करता है मुख्यतः, यानी ये सारे एग्जाम्पल जो भी हैं इसके आंसर हो जाएंगे मोर ऑफ द एबव। सेटिंग अप अ डाटा सर्वर इज कॉस्टली बिकॉज, डेटा सर्वर स्थापित करना महंगा होता है क्योंकि हार्डवेयर लागत अधिक है, हार्डवेयर का लागत अधिक है इसलिए महंगा होता है, बिल्कुल। और सॉफ्टवेयर लागत अधिक है, हार्डवेयर का भी लागत अधिक है इसलिए डेटा सर्वर स्थापित करना महंगा होता है। सॉफ्टवेयर का भी कॉस्ट हाई है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई है, इसी के कारण से डेटा सर्वर स्थापित करना बहुत महंगा होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मोर ऑफ द एबव। प्रॉपर सीडिंग ऑफ द डेटा बिफोर डिस्कार्डिंग डिवाइस इज नेसेसरी टू प्रिवेंट, डिवाइस त्यागने से पहले डेटा शेड करना आवश्यक है ताकि रोका जा सके अनचाहे रिकवरी को, डेटा लीक को, या गोपनीयता का उल्लंघन को। ये सारे के सारे चीज़ को रोक सकता है जब हम डिवाइस त्यागने से पहले डेटा को शेड कर सके, यानी शेडिंग कर सके। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, जिसके कारण से हम अनचाहे रिकवरी को रोक सकते हैं, डेटा लीक को रोक सकते हैं, गोपनीयता का उल्लंघन होने से रोक सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी मोर ऑफ द एबव। सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के भौतिक भाग को नहीं, हार्डवेयर को संचालित करने वाले निर्देशों का समूह को,
ये सही है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेट हार्डवेयर, हार्डवेयर को ही ऑपरेट करता है सॉफ्टवेयर, तो इसको ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रणाली का वह घटक है जिसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रणाली का वह घटक है जिसे भौतिक रूप से छुआ जा सकता है, नहीं छुआ जा सकता है, तो इसको काटेंगे। भौतिक रूप से छुआ या देखा नहीं जा सकता है, बिल्कुल ये सही है। केवल हार्डवेयर में ही मौजूद रहता है, बिल्कुल गलत है। उपयुक्त में से अधिक, इसका आंसर बी हो जाएगा। हार्डवेयर डिस्क या पेन ड्राइव में संग्रहित दस्तावेज को क्या कहा जाता है? अ डॉक्यूमेंट स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव इज कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्ट कॉपी। जब हम हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में संग्रहित करते हैं दस्तावेज को, तो उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और जब इसको हम लोग प्रिंट करवाते हैं तो उससे हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। जब प्रिंट करा लेंगे तो ये हो जाएगा हार्ड कॉपी। सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? हार्डवेयर को बदलना या हार्डवेयर को उपयोगी और संचालित बनाना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हार्डवेयर को क्यों ये बदलेगा, तो इसका ये गलत आंसर है। कंप्यूटर का आकार बढ़ाना, ये भी गलत है इसका आंसर। उपयुक्त में से अधिक, या कोई नहीं, इसका बी आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर किसके बीच इंटरफेस का कार्य करता है? यूजर और ये हार्डवेयर के बीच कार्य करता है, तो यहाँ कहाँ पे इसका आंसर है? हार्डवेयर और बिजली, नहीं ये गलत हो गया। ये मानव उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच, तो ये सही है आंसर। इनपुट और आउटपुट उपकरण, नहीं इसका आंसर होगा, तो इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। सॉफ्टवेयर को व्यापक रूप से किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, मतलब हम सॉफ्टवेयर को किस तरह से क्लासिफाइड करते हैं, तो इसको तीन तरह से हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तीनों हम लोगों ने पढ़ा था। सॉफ्टवेयर को हम लोग तीन प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं, तो इसका आंसर सी तक हो जाएगा, तो इसका अर्थात मोर ऑफ द एबव, डी हो जाएगा इसका आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण विंडो है, लिनक्स भी है, और यहाँ पे एंड्रॉयड भी है। ये तीनों इसके एग्जाम्पल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। सिस्टम यूटिलिटी का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर प्रणाली के रख रखाव के लिए, बिल्कुल। कंप्यूटर प्रणाली के विन्यास के लिए, विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन, हाँ कॉन्फ़िगरेशन के लिए किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में। प्रदर्शन सुधारने के लिए, इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस, ये भी हो जाएगा इसका आंसर, मोर ऑफ द एबव। डिवाइस ड्राइवर का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेमोरी बढ़ाना, नहीं। किसी उपकरण के सही संचालन को सुनिश्चित करना, इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ डिवाइस। डिवाइस ड्राइवर का मुख्य उद्देश्य यही होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलना, नहीं बदला नहीं जा सकता है डिवाइस के कारण से, तो इसका आंसर बी होगा। डिवाइस ड्राइवर किसके बीच मध्यस्थ का कार्य करता है? उपकरण और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच, बिल्कुल यही आंसर होगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर और डिवाइस या ओएस के बीच ये इंटरफेस का काम करता है अनुवादक के रूप में। तो इनपुट उपकरण
ये नहीं होगा, और आउटपुट उपकरण ये सब नहीं होगा, तो ये सब नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ए। प्रोग्रामिंग टूल्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रोग्रामिंग टूल्स आर यूज फॉर, प्रोग्रामिंग टूल्स का उपयोग हम लोग कंप्यूटर भाषाओं का उपयोग कर निर्देश लिखने के लिए करते हैं। या हार्डवेयर की मरम्मत के लिए, दस्तावेज प्रिंट करने के लिए, ये सब एग्जाम्पल, ये सब ऑप्शन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए। मनुष्य और कंप्यूटर किस प्रकार की भाषाएं समझता है? ह्यूमन एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ लैंग्वेज? मनुष्य हो या कंप्यूटर किस प्रकार की भाषाएं समझता है? मनुष्य उच्च स्तरीय भाषा को भी समझता है और कंप्यूटर मशीन भाषा को समझता है। ये सही आंसर है। दोनों केवल मशीन भाषा को, या दोनों केवल उच्च, ये सब गलत आंसर है। फर्स्ट आंसर इसका सही है। उच्च स्तरीय भाषा से मशीन भाषा में परिवर्तन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ट्रांसलेटर का आवश्यकता होती है, जो कि इनकोडर, असेंबलर, ये सब जो भी है, इनक्रिप्ट, ये सारे 3 प्रकार के हम लोग का ट्रांसलेटर है, असेंबलर और कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जिसके कारण से हम लोग उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग का ये एग्जाम्पल याद रखना है कि असेंबलर है और कंपाइलर और इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर के रूप में हम लोग का कार्य करता है। लो लेवल भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं? टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, ये मशीन भाषा भी एक तरह से लो लेवल लैंग्वेज है, और असेंबली लैंग्वेज भी एक तरह से लो लेवल लैंग्वेज है। ये बहुत कम मात्रा में जो भी हम लोग इनपुट देते हैं उसको समझ पाता है, तो इसलिए इसको लो लेवल के अंतर्गत ही रखा गया है। और असेंबली भाषा भी, ये दोनों बोथ हो जाएगा इसका आंसर। मशीन भाषा के प्रमुख विशेषता क्या है? 1 और 0 का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही है इसका आंसर। कंप्यूटर द्वारा सीधे समझी जाती है, हाँ, ये केवल कंप्यूटर ही समझ सकता है मशीन भाषा को। लिखना कठिन होता है, बिल्कुल कठिन होता है, 0 1 के फॉर्म में लिखना बहुत कठिन होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। असेंबली भाषा का एक प्रमुख दोष क्या है? अ मेजर ऑफ ड्रॉबैक ऑफ असेंबली लैंग्वेज, कोड कंप्यूटर विशिष्ट होता है, हाँ ये सही है। 1 और 0 का प्रयोग होता है, 1 और 0 का प्रयोग नहीं होता है। असेंबलर जब आया था तो 0 और 1 का प्रयोग नहीं होता था। कुछ उस तरह के जो भी लैंग्वेज हम लोग समझते हैं उस तरह का इसमें यूज होता था। मशीन स्वतंत्र है, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट है, नहीं, मशीन स्वतंत्र नहीं, तो इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। उच्च स्तरीय भाषा की विशेषताएं क्या है? फीचर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज, मतलब उच्च स्तरीय भाषा की विशेषता पूछ रहा है, तो मशीन स्वतंत्र होता है, हाँ बिल्कुल होता है ये। अंग्रेजी जैसे वाक्य लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है। उच्च स्तरीय भाषा में हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं। सीधे कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है, बिल्कुल समझी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर ऑफ द एबव। सोर्स कोड किसे कहा जाता है? व्हाट इज सोर्स कोड? मशीन भाषा में लिखा गया प्रोग्राम, नहीं, मशीन भाषा में लिखा गया प्रोग्राम को हम लोग सोर्स कोड नहीं कहते हैं। उच्च या असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम को हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। और जब हम लोग मशीन भाषा में इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो इसे हम लोग ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड लिख सकते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं सी।
उच्च या असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम को हम लोग या सोर्स कोड कहते हैं, जो कि हम लोग को हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। असेंबलर का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ असेंबलर, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलना। ये इसका आंसर हो जाएगा। असेंबलर हो या कंपाइलर और इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है, तो ये असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। तो उच्च स्तरीय ये वाला नहीं होगा आंसर इसका। ये असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है असेंबलर, तभी जाके असेंबलर ही इसको हम लोग कहते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कंपाइलर को विशेषता, मतलब कंपाइलर का विशेषता पूछ रहा है, तो पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवादित करता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही साथ में ये अनुवाद करता है। मशीन कोड में इसको कन्वर्ट कर देता है। अनुवाद के बाद पुनः आवश्यक नहीं होता है। नहीं हाँ होता है, इसका केवल एक पंक्ति का अनुवाद करता है। ये सारे चीज़ इंटरप्रेटर करता है, तो इसको कंपाइलर में नहीं, ये विशेषता कंपाइलर का नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंटरप्रेटर की विशेषता क्या है? इसमें होगा एक एक पंक्ति करके अनुवाद करता है, बिल्कुल सही है। हर बार निष्पादन के समय आवश्यकता होती है, ये आवश्यकता होती है। पूरे प्रोग्राम का एक साथ अनुवाद करता है, ये भी करता है। एक का पहले करता है, उसके बाद चेक करने के बाद फिर से एक करता है, ऐसे करके पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवाद कर देता है। इसका डी आंसर हो जाएगा। आईडीई में क्या क्या सम्मिलित होता है? आईडीई कंसिस्ट ऑफ टेक्सचर एडिटर या बिल्डिंग टूल्स और डिबग या केवल कंपाइलर। ये सारे आईडीई में सम्मिलित होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर को नियंत्रित करने वाले सॉफ्टवेयर को, ये नहीं होगा। केवल ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं ये भी नहीं होगा। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? व्यापक उपयोग के लिए विकसित सॉफ्टवेयर को ही हम लोग जनरल पर्पस, जो हम लोग का यूज करना होता है पर्सनल, उसको जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखते हैं। तो यह व्यापक उपयोग के लिए विकसित सॉफ्टवेयर को ही हम लोग जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो हम लोग खुद के लिए यूज करते हैं। इसके जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल एडोब फोटोशॉप और मोजिल्ला वेब ब्राउज़र, आईट्यून ईटीसी इसके एग्जांपल हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या है? कस्टमाइज यूजर अनडिफाइंड होता है इसमें यूजर डिफाइंड होता है इसमें। तो डेवलपर ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजर और इंडिविजुअल, यहाँ पे यही होगा इसका आंसर। यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर इंक्लूड वेबसाइट, स्कूल मैनेजमेंट, ये सब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फॉस का अर्थ क्या है? फॉस वैसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमें फ्री में या ओपन, मतलब फ्री में उपलब्ध होते हैं। तो ये फ्री और ओपन सॉफ्ट सोर्स
सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, फोस को हम लोग कहते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है? इसमें कॉपीराइट लगा हुआ होता है, तो विक्रेता का कॉपीराइट के अंतर्गत ये इसका आंसर हो जाएगा। जिसका स्रोत कोड उपलब्ध नहीं होता है, हाँ ये भी इसका आंसर हो जाएगा। जिसे खरीदना पड़ता है, ये तीनों एक ही बात कह रहा है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सीपीयू और रैम और डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस को प्रतिबंधित करता है। इस सब सारे जितने भी हैं सीपीयू, रैम, ये सारे डिस्क या इनपुट आउटपुट, ये सारे को यह मैनेज करता है, इसलिए इसे ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं या मैनेजर कहते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे क्या कहता है कि यह केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाता है? नहीं, ये सब कुछ चलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। केवल फाइल स्टोर करता है? नहीं, ये सब कुछ करता है। केवल यहाँ पर नहीं रहता है, ये लिखा हुआ रहता है। यह फाइल स्टोर करता है, तो ये भी हो जाता है और ये भी हो जाता है। उपयुक्त में से अधिक, ये सभी हो जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला मुख्य उद्देश्य क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम को लोड और रन करना, या हार्डवेयर बनाना, या केवल फाइल डिलीट करना। ये सारे आंसर गलत हैं, ये आंसर सही है। एप्लीकेशन प्रोग्राम को लोड और रन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद रिजल्ट देता है। जब एक से अधिक एप्लीकेशन प्रोग्राम चलते हैं तो उनका क्रम कौन तय करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन प्रोग्राम जब चलते हैं तो ये बोल रहा है कि एग्जीक्यूशन ऑर्डर कौन करता है? तो सीपीयू ही करता होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ही सीपीयू आता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा। यही क्रम निर्धारित ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, और निर्धारित करने के बाद सीपीयू को देता है काम कि ये पहले करो उसके बाद ये करो। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, सी आंसर हो जाएगा। यूजर इंटरफेस का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूजर इंटरफेस? उपयोगकर्ता से कमांड लेना। यूजर इंटरफेस का कार्य टेक कमांड फ्रॉम यूजर, ये भी हो जाएगा। इनपुट का प्रोसेस करना, प्रोसेस इनपुट। यूजर इंटरफेस इनपुट को भी प्रोसेस करता है। और ओएस का भाग होना, पार्ट ऑफ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी भाग होता है यूजर इंटरफेस। तो इसका आंसर ये तीनों हो जाएगा, यानी इसका उपयुक्त में से सभी होगा आंसर। कमांड बेस इंटरफेस में मुख्य इनपुट डिवाइस क्या है? तो कमांड बेस इंटरफेस में हम लोग सबसे पहले कीबोर्ड ही इनपुट के लिए लेते हैं, तो इसका कीबोर्ड आंसर हो जाएगा। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम लोग कीबोर्ड और माउस दोनों लेते हैं। तो यहाँ पे कमांड बेस इंटरफेस पूछ रहा है, तो यहाँ केवल कीबोर्ड हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन कमांड बेस ओएस का उदाहरण है? तो एमएस डॉस भी इसका उदाहरण है। यूनिक्स भी इसका उदाहरण है। और विंडो पता नहीं है कि नहीं, पर ये दो एग्जाम्पल इसके हो रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ हो जाएगा आंसर, उपयुक्त में से अधिक, मोर ऑफ द एबव। जीयूआई में आइकन क्या दर्शाते हैं? फाइल और प्रोग्राम, केवल हार्डवेयर, या केवल सीपीयू? तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका जीयूआई के लिए, फाइल और प्रोग्राम। जीयूआई में सामान्यतः कौन से इनपुट डिवाइस प्रयुक्त होते हैं? इनपुट डिवाइस यूज इन जीयूआई, माउस या कीबोर्ड या बोथ? तो जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
तो इसमें हमने अभी बताया कि माउस भी इसमें काम आते हैं और कीबोर्ड भी, तो इसका बोथ आंसर हो जाएगा। टच बेस्ड इंटरफेस मुख्यतः कहाँ उपयोग होता है? स्मार्टफोन में, टैबलेट में या टच स्क्रीन में, ये तीनों में उपयोग होता है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। वॉइस बेस्ड इंटरफेस का उपयोग कौन कर सकता है? विशेष आवश्यकताओं वाले उपयोगकर्ता या मल्टी टास्किंग करने वाले उपयोगकर्ता, तो ये भी आंसर हो जाएगा इसका। या सामान्य उपयोगकर्ता, सभी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बोलकर किसी काम को कराना होता है। तो ये सारे आंसर हो जाएंगे इसका करेक्ट, तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। जेस्टर बेस्ड इंटरफेस में किस प्रकार के संकेत उपयोग होते हैं? वेविंग, ट्रैटिंग या आई मोशन? जेस्टर बेस मतलब इसमें तो हम लोग हाथ हिलाते हैं, तो वेविंग यानी करते हैं, और टाइल्टिंग यानी हाथ शेकिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, और मोशन ये लिखा हुआ है। टाइल्टिंग यानी इसका हिंदी हमको नहीं पता, पर इसका वेविंग भी हम लोग कर सकते हैं। और तो ये इसका ये और सी आंसर हो रहा है, तो ये उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। प्रोसेस किसे कहा जाता है? व्हाट इज प्रोसेस? निष्पादन में चल रहा कार्य को ही कहते हैं हम लोग प्रोसेस। संग्रहित फाइल को नहीं कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर को भी नहीं कहते हैं। तो प्रोसेस का मतलब है कि जो काम अभी चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो उसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीपीयू का आवंटन या मल्टीपल प्रोसेस प्रबंधन? प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब यही है कि मल्टीपल प्रोसेस प्रबंधन, यानी बहुत सारे प्रोसेस को मैनेजमेंट करना ही, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। संसाधनों का वितरण, या ये भी मैनेज के अंतर्गत आता है। सीपीयू का आवंटन, ये भी एक तरह से मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, तो इसका उपयुक्त में से अधिक हो जाएगा मोर ऑफ द अबव। मेमोरी मैनेजमेंट का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, तो मेमोरी आवंटित करना, बिल्कुल इसका ये आंसर हो जाएगा। मेमोरी मुक्त करना, फ्री मेमोरी, ये भी सही है। मेमोरी उपयोग का रिकॉर्ड करना, कीप ट्रैक ऑफ द मेमोरी, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर ऑफ द अबव। फाइल मैनेजमेंट में क्या सम्मिलित है? फाइल मैनेजमेंट इंक्लूड फाइल निर्माण, फाइल क्रिएशन या फाइल सुरक्षा? फाइल मैनेजमेंट में क्या इंक्लूड है? तो फाइल क्रिएशन भी इसमें इंक्लूड है मैनेजमेंट में। फाइल की सुरक्षा, निर्माण और अपडेट, ये सारे फाइल मैनेजमेंट के ही सोर्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे कहता है मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट में क्या अंतर है? मेमोरी मैनेजमेंट मुख्य मेमोरी संभालता है, सही है, और फाइल मैनेजमेंट द्वितीयक मेमोरी को संभालता है, द्वितीयक मेमोरी को संभालता है, ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी भी, तो दोनों हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। नहीं, मेमोरी मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज करता है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को जब संभालेगा, तो ये आंसर द्वितीयक मेमोरी, ये सिस्टम मैनेजमेंट को, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज करता है सेकेंडरी मेमोरी, और मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल करता है मेन मेमोरी का। तो मेन मेमोरी का जो सिस्टम हैंडल करता है उसको कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, तो ये सही है। और फाइल मैनेजमेंट
सेकेंडरी मेमोरी का सिस्टम को हैंडल करता है। तो ये हो जाएगा, ये भी सही है, इसका दोनों आंसर है। तो सी इसका आंसर होना चाहिए, तो दोनों सही है। तो अच्छा 1 2 3 यानी डी इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से अधिक। हाँ, डिवाइस मैनेजमेंट का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस को प्रबंधित करना, मैनेज इनपुट आउटपुट डिवाइस। आगे कहता है कि डिवाइस ड्राइवर से संपर्क। डिवाइस मैनेजमेंट का कार्य क्या है? इनपुट आउटपुट को भी यह मैनेज करता है और यह इंटरेक्ट विद डिवाइस ड्राइवर के साथ भी इंटरेक्ट करता है और डिवाइस की सुरक्षा भी ये करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर ऑफ द एबव। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आगे कहते हैं कि कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो ये हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते समय पढ़ा था कि इसका उपयोग हम लोग सिस्टम मॉनिटर खोलने, एक्टिव सिस्टम मॉनिटर और व्यू प्रोसेस इंफॉर्मेशन के लिए भी इसको यूज करते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसको रीस्टार्ट सिस्टम के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट, इसका डी आंसर हो जाएगा, कंट्रोल ऑल प्लस डिलीट। आगे ऑपरेटिंग सिस्टम की सुरक्षा संबंधी भूमिका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम की सुरक्षा संबंधी फाइलों की सुरक्षा, डिवाइस एक्सेस नियंत्रण करना और उपयोगकर्ता एक्सेस नियंत्रण करना। ये सारे एग्जाम्पल ऑप्शन सही हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मोर ऑफ द एबव। तो ये इतना ही था फर्स्ट चैप्टर से एमसीक्यू। और अब कल से चैप्टर 2 को रीड करने वाले हैं। चैप्टर 2 में है हम लोग का पढ़ना है इनकोडिंग स्कीमा एंड नंबर सिस्टम। तो कल हम इसे रीड करेंगे।